नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम यूपी ट्रिपल का पी वाई क्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जीएस के, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक है। उसके सारे हम क्वेश्चंस को एक वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। जिसका मतलब कि लगभग 15 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, जिससे आप लोग को देखने में सुविधा हो। ठीक है, तो कोई मित्र अगर पुराना वीडियो हमारा नहीं देखें तो हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, यूपी ट्रिपल सी जी एस पी वाई क्यू करके। वहाँ से आप जाकर पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। इसमें हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं और साथ में साथ हम टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो। उसको हम वहाँ पे ऑफलाइन मतलब कि उसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने ग्रुप में। ठीक है, बीपीओ का रजिस्टर वहाँ पे एक डाल भी दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे है। सारा डिटेल हमको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अगर प्ले लिस्ट के बारे में बता ही दिया आपको, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 6-7 क्लास हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने 6-7 क्लास लगभग हो चुका है इसका। अब आगे बढ़िए, देखते हैं। यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज 8वां क्लास है आपका। ठीक है, डेली हम 15 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। मतलब 106वां नंबर क्वेश्चन तो है, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? 162, 170, 165, 167। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन कौन करता है? अनुच्छेद 167 करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 162 कार्यपालिका देखिए 162 क्या करता है? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताता है। 170 विधानसभा के बारे में बताता है, और तथा अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के बारे में बताता है। तो सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद करना है। देखिए 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताता है, 162 कार्यपालिका की शक्तियाँ बताता है, 170 विधानसभा बताता है, और 165 महाधिवक्ता के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदस्य को संदेश भी भेज सकते हैं? तो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये अनुच्छेद 175 में है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में शामिल है कि राज्यपाल भेज सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान 176 देखिए, अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 176 क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, और 164 क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, एक सेकंड रुकिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो कब हुआ था संसद भवन का उद्घाटन? तो संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, पुराने वाले संसद भवन का, नया वाला नहीं। नया वाला तब का 28 मई को हुआ था, सावरकर के जन्मदिन पर 2000 पिछले साल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय का ही है। सारी जो हमने आपको बताया वो संसद भवन था, नया संसद भवन का उद्घाटन हमने बताया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, तो 1952 में हुआ है। इसका संघीय न्यायालय, जहाँ भारत का संघीय न्यायालय 1967 से लेकर 1950 तक 12 वर्षों तक बैठता रहा। ठीक है, ये हो गया। 109वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार अंडमान निकोबार पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1962 को, पहला उच्च न्यायालय। हाँ, इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, बागुल समिति, सुरावन समिति, या एल एम सिंघवी समिति? तो एल एम सिंघवी समिति ना, पंचायती राज के लिए। ठीक है,
लोकतंत्र और विकास को के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार एवं अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। ठीक है, पंचायती राज संबंधी समिति है ये। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? तो नागौर जिले के बगदरी नामक ग्राम में। ठीक है, तो बगदरी गांव में नागौर जिले में लागू कर दिया गया। ठीक है, पंचायती राज का व्यवस्था 2 अक्टूबर, देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो पारित हुआ आपका दिसंबर 1992 में, लेकिन लागू हुआ 93 में। ठीक है, और पंचायती राज के अस्तित्व के लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, जबकि 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया पंचायती राज वाला। ठीक है, और 7 जून को लागू हुआ था नगर पालिका वाला 74वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो 243, 324, 73, 124। आपको पता ही है कि 243 का ए से लेकर 243 के ओ तक है, फिर 243 के पी से लेकर जेड जी तक है। ये सब है ना, नगर पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में सब है ना अनुच्छेद, तो 243 है। ठीक है, 273वें संविधान संशोधन में 92 में जो हुआ भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 243 से लेके 243 ओ या ना तक है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। अनुच्छेद 324 का संबंध चुनाव आयोग तथा अनुच्छेद 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। 73वां संघ की कार्यकारी शक्ति बताता है। तो अनुच्छेद 73 क्या बताता है? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में दोनों में एंग्लो इंडियनों के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो किसने? 104वां संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण को समाप्त कर दिया, और मतलब SC/ST के आरक्षण को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो आगामी 10 वर्ष के लिए SC/ST का आरक्षण बढ़ गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 2019 में किया गया, जिसमें एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जनजाति और जाति के आरक्षण का 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? आपको पता है कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, अब अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं, एक भाषाई आधार पे और एक लिपि के आधार पे। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। मतलब 28 कहता है कि कोई राज्य ऐसा काम नहीं करेगा कि इसमें धार्मिक शिक्षा का बढ़ावा मिले। अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक चाहे तो अपना शैक्षणिक संस्थान जैसे मदरसा हुआ या संस्कृत विद्यालय हुआ, इस सब की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी या तेलुगु। तो अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, 22 भाषाएं, आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, पहले 14 भाषाएं थी, फिर बाद में जोड़ा गया 1956 में उसको जोड़ा गया, 1966 में जोड़ा गया, 1966 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर उसके बाद आपको नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। उसके बाद फिर आपको जोड़ दिया गया वो बोडो, संथाली और मैथिली और एक भाषा और कोई है डोगरी। ठीक है, इनको जोड़ दिया गया बाद में। ठीक है, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, यहाँ पे 22 भाषाओं का नाम दिया हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का की भाग कितना है? भाग 12वां
में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में भाषा के बारे में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी शामिल है। ठीक है, तो 14 पहले थी, बाद में सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोगरी और एक बोडो को शामिल किया गया बाद में। ठीक है, उर्दू भी है इसमें शामिल। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची जो जनजातीय भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची जनजातीय भाषाओं के बारे में। ठीक है, अनुसूचित भाषाओं के लिए। ठीक है, 8वीं अनुसूची। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है, अनुच्छेद 18 करता है, अनुच्छेद 21 करता है, अनुच्छेद 9 करता है। तो अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत विदेश घूमने का अधिकार भी आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति के विदेश जाने की यात्रा का रक्षा करता है। मेनका गांधी केस में इसका निर्णय कब आया था? मेनका गांधी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। विदेश यात्रा के अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, रचनात्मक क्षेत्र का पोषण करता है। ठीक है, तो मेनका गांधी का एक केस हुआ था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने का अधिकार मतलब कि एक मौलिक कर्तव्य की तरह मौलिक अधिकार है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? 141, 130, 148, 142। तो 142 के आधार पर। ठीक, 142 के आधार पर दिया है। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 142 के 1 के तहत शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास के मामले में, कौन सा? शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास के मामले में विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया। ठीक है, तो विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक के अधिकार का अधिकार दिया। ठीक है, तो कौन सा केस में दिया है इसको? शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास के केस में 2023 में 142 के 1 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंधित है? 326, 333, 330, 338। तो 338 है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग से संबंधित है। इस आयोग के एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवाएं, शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ वीडियो बनाने से पहले वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई मित्र, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई मित्र यहाँ पे BPO की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में। तो आप बहुत ही नॉमिनल फीस पे जुड़ सकते हैं, जिसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं जुड़ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको बैच में ऐड होना, आपको बता दीजिएगा। अगर आप में से कोई मित्र पुराना वीडियो हमारा जो अभी तक 6-7 वीडियो हो चुका है, इस वीडियो के पहले 6-7 वीडियो हम और बना चुके हैं, जिसमें 15-15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इतिहास का पोर्शन लगभग पूरा हो चुका है। तो अगर आप उस पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर UPSSC GS PYQ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का मात्र वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं और आराम से बार-बार इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस 15 मिनट के वीडियो को करिए और साथ साथ अपने थ्योरी को पढ़ते रहिए, आपका GS बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और आगामी पेट 2024 की परीक्षा हो, चाहे जूनियर स्टूडेंट की पेपर हो या कोई भी UPSSC का एग्जाम आए जिसमें GS का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप थ्योरी पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में GS के अगले 15 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।